जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम जानेंगे कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के लिए उसका सिलेबस क्या है। और अगर कोई भी स्टूडेंट है जो कि पहले तैयारी स्टार्ट करता है या ड्यूरिंग प्रिपरेशन भी हमें यूपीएससी सिविल सर्विसेज या हम किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसका सिलेबस तो हमें बहुत ही अच्छी तरीके से हमें थॉरली पढ़ना चाहिए और हमें वो लाइन बाय लाइन याद रहने चाहिए। कम से कम टॉपिक तो याद ही रहने चाहिए कि हमें उसमें क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से हमें पढ़ना है और किस तरीके से हमें उसमें कौन-कौन से टॉपिक रखने हैं और उसके लिए क्या हमारे रिसोर्सेज रहेंगे, उसको भी मैं रिकमेंड करूँगी। आप अपने कंफर्ट के हिसाब से कोई भी बुक, कोई भी नोट्स, कोई भी कोचिंग का मटेरियल ले सकते हैं, लेकिन मैं जो प्रेफ़र करती हूँ और मुझे जो अच्छा लगता है, जो मुझे अंडरस्टैंडिंग लगता है, जो जिसका लैंग्वेज मुझे ईज़ी लगता है और बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसको मैं खुद प्रोवाइड करवाऊँगी आप लोगों को अपने इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो मैं उसके बारे में आप लोगों को डिटेल भी देते जाऊँगी। ओके? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो यूपीएससी एग्ज़ाम है वो कंसिस्ट होता है कितने 3 स्टेजेस में। कितने स्टेजेस में कंसिस्ट होता है? 3 स्टेजेस में। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि भई जो यूपीएससी सिविल सर्विस का एग्ज़ाम है वो 3 स्टेज में होता है। ओके? तो 3 स्टेज उसका कौन-कौन सा है? 3 स्टेज होता है उसका। सबसे पहले प्राइमरी कि सॉरी प्राइमरी जो स्टेज है वो है प्रिलिमिनरी कि प्री एग्जाम जो होता है, जो कि 2024 इस साल में है 20 जून को। उसके बाद आता है जब कोई इंसान क्लियर कर लेता है प्रीलिम्स एग्जाम, तब आता है मेंस का। मेंस एग्जामिनेशन आते हैं एंड देन नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा इंटरव्यू का। नेक्स्ट स्टेप किसका होता है? इंटरव्यू का। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होता है वो पहले तो उसका नेचर ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उसमें कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मतलब ये होता है। ऑब्जेक्टिव नेचर ऑफ एग्जामिनेशन का मतलब ये होता है कि उसमें आपको दे देगा 2 क्वेश्चन दे देगा या 1 क्वेश्चन दे देगा, उसमें 4 ऑप्शन दे देगा और या तो 1 क्वेश्चन दे देगा, 1 स्टेटमेंट दे देगा, उसके 4-5 पॉइंट दे देगा, उसके बाद उसके नीचे ऑब्जेक्टिव मतलब क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिसमें कि आपको ऑप्शन दिए जाएंगे और उस ऑप्शन में से ही आपको क्वेश्चन का आंसर चूज करना रहेगा। और ये 2 पेपर को कंसिस्ट करता है। कितने पेपर को कंसिस्ट करता है? 2 पेपर को, जिसमें कि पहला हमारा जीएस पेपर होता है और दूसरा हमारा होता है सीसेट का पेपर। चलिए, तो पहला पेपर होता है, फर्स्ट पेपर होता है, वो कितने मार्क्स का होता है? 200 मार्क्स का होता है और ड्यूरेशन कितनी हमें मिलती है? टाइम कितना मिलता है? 2 घंटे का समय मिलता है हमें एग्जाम देने के लिए। और जो सेकंड पेपर होता है ये भी 200 मार्क्स का होता है और इसमें भी हमें टाइम मिलता है 2 घंटे का। हालाँकि इन दोनों में क्वेश्चन ऑफ नंबर्स की संख्या वेरिएट करती है। जो जीएस पेपर होता है, जो फर्स्ट पेपर होता है, उसमें हमें 100 क्वेश्चन मिलते हैं सॉल्व करने को 2 घंटे में, और जो सीसेट का पेपर होता है, जिसको सेकंड पेपर कहा जाता है, उसमें हमें 80 क्वेश्चन मिलते हैं सॉल्व करने को। चलिए हम डिटेल में आगे देखेंगे। उसमें अब हम देखते हैं कि प्रीलिम्स का सिलेबस क्या है, कि अगर हमें यूपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है, तो उसके लिए हमें कौन-कौन से टॉपिक को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो पहला जो है, पहला नहीं, आप किसी भी तरीके का इसमें लगा सकते हैं, लेकिन हम उसको जानेंगे कि क्या है। अब यहाँ पे पहले दूसरे के हिसाब से अरेंज किया हुआ है, तो हम उसी तरीके से देख लेते हैं। तो जो सबसे पहले पॉइंट दिया है, वो ये बताता है कि करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंट है ना। तो करंट इवेंट है, तो करंट इवेंट में हमें पढ़ना ही पड़ेगा। करंट इवेंट में जो नेशनल में इवेंट्स हो रहे हैं, जो इंटरनेशनल इवेंट्स हो रहे हैं जिसमें इंडिया इन्वॉल्व है या इंडिया इन्वॉल्व नहीं भी है डायरेक्टली। अब तो क्या ग्लोबल है सब चीज़। ऐसा है कि ग्लोबलाइजेशन का हिसाब है, तो अब कोई भी कंट्री छोटी हो या बड़ी हो या उसकी इकोनॉमी चाहे जितना भी कंट्रीब्यूट करती हो ग्लोबली, लेकिन अब वो इम्पोर्टेंस तो बढ़ ही जाती है ना। तो हमें उस तरीके से पूरे अपना नेशनल और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस की चीज़ों को देखना रहेगा। अब देखिए, ये जो करेंट सब्जेक्ट है ना, इसमें लिख तो एक लाइन में दिया है कि नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस की चीज़ आपको पढ़नी है। लेकिन अब मान लीजिए जैसे यूक्रेन और रसिया का वॉर हो रहा है। अब ये इंटरनेशनल इम्पोर्टेंट इवेंट है ना? इंटरनेशनली इम्पोर्टेंट इवेंट है भाई, वॉर हो रहा है रसिया का। अब फिर
अब उससे क्या कैसे क्वेश्चन आएगा कि रसिया की जियोग्राफी, यूक्रेन की जियोग्राफी, रसिया की हिस्ट्री, थोड़ी हिस्ट्री इन द सेंस कि पूरी एकदम डीप हिस्ट्री नहीं, लेकिन थोड़ी कि हाँ भाई कब बना सोवियत यूनियन, कब टूटा सोवियत यूनियन, किससे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल था, तो कैसे शामिल था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में शामिल था, यूक्रेन कैसे फाउंड हुआ, है ना। थोड़ी बहुत ऐसी इंपॉर्टेंस हमें जाननी होती है इसके लिए। और नेशनल इवेंट्स के बारे में तो हम जानते हैं, जितने भी नेशनल इवेंट्स हो रहे हैं, जहां जहां हो रहे हैं, क्या है नहीं है, वो सारी चीज़ों को हमें देखना पड़ता है। इसके रिसोर्सेज में हमें बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है। एक न्यूज़पेपर कोई भी आप ले सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस मैं रिकमेंड करूंगी। और आप एक कोचिंग की, किसी भी कोचिंग की एक मंथली मैगजीन ले सकते हैं। यूपीएससी के लिए जो डेडिकेटेड कोचिंग है, वहीं से अगर आप वहीं उन्हीं में से किसी एक की अगर मैगजीन या दो की मैगजीन अगर आप फॉलो करते हैं, तो यहाँ से मैक्सिमम चीज़ें कवर हो जाएंगी। लेकिन मैं यहाँ पे आप लोगों को एक सजेशन ये देना चाहूंगी कि पहले आप अपना स्टैटिक पोर्शन मजबूत करिए, उसके बाद करंट पे जाइए। क्योंकि अगर आपको स्टैटिक नहीं पता रहेगा तो करंट आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है कि क्या है, क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या है, इसके आगे का क्या प्रोसेस हो सकता है, कुछ भी समझ में नहीं। बस इतना समझ में आएगा कि हाँ भाई, एक कोई मेला लगा है, इस मेले में इतने लोग आए हैं और ये हुआ है। अब वो क्यों हो रहा है, जैसे मान लीजिए कोई भी कन्वेंशन हुआ, वो किसी एक पर्टिकुलर जगह पे हो रहा है, तो वहां पे क्यों हो रहा है, किसके बारे में हो रहा है, उसके बारे में ही क्यों हो रहा है, वो कन्वेंशन करने की जरूरत क्या पड़ गई, कब से वो कन्वेंशन फाइन हुआ, है ना। तो ये सारी चीजें हमें जानना बहुत जरूरी हो जाता है। चलिए, दूसरा जो पॉइंट है जो हमें प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है, वो है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पावर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स एटसेट्रा, है ना। तो बेसिकली ये इकोनॉमिक के चैप्टर में, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट के चैप्टर में ये सारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है अपने, उसके बारे में, जो पॉवर्टी है और जो इंक्लूजन है, जो डेमोग्राफिक है, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स है ना। सोशल सेक्टर इनिशिएटिव का मतलब क्या, सोशली स्कीम, तो ये तो करंट से ही हो जाएगा, है ना। देखिए, इसमें जितने भी टॉपिक है ना, वो अगर आपका स्टैटिक रेडी है तो आप उसको करंट से ही कर सकते हैं। करंट, अगर आपका स्टैटिक मजबूत है ना, स्टैटिक पे अगर आपकी पकड़ है, तो आप करंट करंट अफेयर पढ़ के फिर आप पूरा एग्जाम ही क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए पहले स्टैटिक्स जानना पड़ेगा। पहले हमें पता रहना चाहिए कि सोशल डेवलपमेंट क्या होता है ना। और सोशल डेवलपमेंट तो कंटिन्यू होता रहता है, तो कंटिन्यू होता रहता है तो भाई अभी तो होगा तो वो करंट में ही आएगा। ऐसा तो है नहीं किसी और स्टैटिक्स के बुक में आ जाएगा या बहुत साल पहले से आ जाएगा। लेकिन हमें एक उसमें चेन देखना पड़ेगा, एक हमें उसमें एक लाइन देखनी पड़ेगी, एक एक जो कंटिन्यूटी है वो देखनी पड़ेगी कि ये कब से फॉर्म हो रहा है, कैसे फॉर्म हो रहा है, पहले कितना होता था, अब क्या हो रहा है, इसमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, किस तरीके की डेवलपमेंट आज की रिक्वायर है, इसके पहले किस तरीके की डेवलपमेंट की रिक्वायर होती थी, है ना। अब जैसे पहले ये था कि हमारे अनाज ही नहीं होता था इंडिया में, हम अमेरिका वगैरह से जाते थे, अनाज मांगते थे, खाते थे, फिर उस तरीके का करते थे। तो पहले की, सबसे पहले सोशल डेवलपमेंट में जो या इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सबसे पहली पॉइंट यही थी कि भाई पहले सारे लोगों के लिए अनाज इकट्ठा करवाइए। अब आज जब हमारे कंट्री में हम इतना ज्यादा अनाज प्रोड्यूस करते हैं, तो आज हम मल्टीपल डाइवर्स प्रोडक्शन की तरफ जा रहे हैं कि नहीं, हमें श्रीधन उगाना चाहिए, तो हमें कुछ ऐसे ऑर्गेनिक अनाज उगाने चाहिए, हमें फार्मर के लिए ये करना चाहिए, हमें ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज नहीं करना चाहिए कि हम अपनी मिट्टी को भी कुछ ऐसा अच्छा बना पाए कि वो भी सस्टेनेबल रहे। ऐसा नहीं कि हम इतना फर्टिलाइजर डाल के मिट्टी और पानी इतना खराब कर दिए कि आने वाली जनरेशन को सिर्फ बीमारियां मिल रही हैं और कुछ नहीं मिल रहा है ना। तो वो सारी चीजें इसमें कवर हो जाती हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसमें क्या है, इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ना है और इसका बेस्ट बेस्ट से बेस्ट सोर्स मैं आपको बता रही हूँ, वो है 11th 12th की एनसीईआरटी की बुक। इससे अच्छी किताब मुझे आज तक कोई दिखी नहीं, ना तो मिली। बाकी कुछ कुछ ऐसे पॉइंट हैं वो आप यूट्यूब वगैरह से कर सकते हैं, मैप से मैप कर लीजिए। वर्ल्ड एंड इंडियन ज्योग्राफी के लिए आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए तो नहीं मैं कहूँगी, लेकिन इंडियन ज्योग्राफी और जो उसका फिजिकल ज्योग्राफी है, क्लास 11th के एनसीईआरटी का ज्योग्राफी के, वो बहुत ही बेहतरीन बुक है ना। और वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्या है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी में आप मैप देख लीजिए पहले पूरा, कि कौन सी कंट्री है, कौन से कॉन्टिनेंट पे कितनी कंट्री है, उतने कंट्री का कैपिटल क्या है, उसकी बाउंड्री क्या है, उसमें रिवर क्या है, कौन से पार्क है नहीं है, और क्या है, माउंटेन क्या है, जो कि इंडिया में हम पढ़ते हैं। अगर कई बार ऐसा होता है ना कि हमें समझ नहीं आता है कि वर्ल्ड जियोग्राफी में हम क्या पढ़ें,
बहुत लोग हैं तो पढ़ लेंगे कि भाई लैंड है, ये कॉन्टिनेंट है, ये ओशन है, ये कॉन्टिनेंट का ये बाउंड्री है ना? तो बट वर्ल्ड जियोग्राफी में आप उसको इसको भी आप करंट से ऐड करके पढ़िए। पहले तो आपको एक मैप समराइज होना चाहिए कि नहीं, इतने कॉन्टिनेंट हैं, इतने ओशन हैं, इसमें ये इस कॉन्टिनेंट में इतनी कंट्री है, उसकी कंट्री के ये कैपिटल हैं। मतलब लगभग लगभग याद रहना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि एकदम रट्टा मार के पूरा रट ही डालो, नहीं, लगभग लगभग याद रहना चाहिए कि अगर ऑप्शन आगे आ रहा है तो आपको पता रहनी चाहिए, क्योंकि उतना फिर हमें याद करेंगे तो फिर हम क्या ही हो जाएंगे, रोबोट ही हो जाएंगे, है ना? फिर उसके बाद अपना बाउंड्री देख लिए, क्या माउंटेन है, कौन सी इंपॉर्टेंट रिवर है, कुछ ऐसा इनिशिएटिव है, कुछ ऐसे कन्वेंशंस हैं जो उस उस जगह पे हो रहे हैं, वो किसी भी फॉरेन कंट्री में हो रहे हैं, वो देख लिए, लोकेशन देख लिए। और एक वर्ल्ड मैप अपने सामने जरूर रखिए कि उससे आपको चीजें पता रहनी चाहिए कि हाँ, आपको पता अगर आपको सहारन डिजर्ट के बारे में पूछा जा रहा है तो आपको पता रहना चाहिए कि हाँ भाई, कौन कौन सा मतलब एक ऐसा विजुअल एक रहना चाहिए सामने कि हाँ हाँ, ये सहारन डेजर्ट में ये कंट्री आती है। अब रेड सी की बात हो रही है तो रेड सी आपको पता रहना चाहिए कि किसके कौन कौन से कंट्री से लग रहा है ना, कि इजिप्ट से लग रहा है, इजिप्ट और जो आपका सऊदी अरेबिया है उसके बीच से वो निकल रहा है, और इस तरीके की चीजें हैं, तो उस तरीके से आपको वर्ल्ड जियोग्राफी रेडी करना है। उसके बाद जियोग्राफी का ही है, फिजिकल जियोग्राफी आपको करना है, सोशल इकोनॉमिक जियोग्राफी करना है, जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, है ना? तो यही है कि सोशल जियोग्राफी क्या है कि सोशली जैसे रिवर हो गया, अपना माउंटेन हो गया, वॉल्केनो हो गया, ये सारी चीजें होंगी। और इकोनॉमिक जियोग्राफी का मतलब क्या है कि प्रोडक्शन कितना हो रहा है, कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कितना कंज्यूम हो रहा है। इकोनॉमिक जियोग्राफी का मतलब ये है कि कौन सा प्रोडक्शन कितना हो रहा है, उसका कंज्यूम कौन कर रहा है, कौन से मिनरल्स हैं, कौन से ऐसे ईटिंग प्रोड्यूस हैं, वो सारे चीजों के बारे में हमें पढ़ना होता है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है जो हमें प्री के लिए पढ़ना है, वो है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसीज, राइट इश्यूज एटसेट्रा। ओके, तो इंडियन पॉलिटी में हमें इंडियन पॉलिटी पढ़ना है एंड गवर्नेंस पढ़ना है। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है तो इंडियन पॉलिटी का मतलब ही हम कॉन्स्टिट्यूशन ही समझते हैं, है ना? तो वो लक्ष्मीकांत वाली बुक नंबर 1 है, उसको पढ़ना है। उसके बाद है आपका पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ना है कि पॉलिटिकल सिस्टम कितने तरीके के होते हैं हमारे पूरे वर्ल्ड में, कि क्या है पॉलिटिकल सिस्टम, किस तरीके से काम करता है, ये भी आपको लक्ष्मीकांत की बुक में मिल जाएगा। उसके बाद पंचायती राज, देखिए स्पेशली मेंशन किया है पंचायती राज, हम लोग इसको अपने इंडियन पॉलिटी का एक चैप्टर मान के उसी तरीके से पढ़ के आगे निकल जाते हैं, लेकिन ये क्या है, ये एक स्पेशल पॉइंट है जिसको कि हमें जरूर पढ़ना है ना? ये इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर आप सेलेक्ट होके जाते हैं तो आपको काम तो ग्राउंड लेवल पे ही करना है ना। आप डिसीजन मेकिंग तो बाद में करेंगे, लेकिन पहले तो ग्राउंड लेवल पे ही चीजें करेक्ट करनी पड़ेंगी। उसके बाद पब्लिक पॉलिसीज कैसी हैं, कैसे बनाई जाती हैं, कौन कौन से इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, और जो राइट इशू हैं उसके बारे में हमें पढ़ना रहता है। ये कवर हो जाता है लक्ष्मीकांत की बुक से। ज़्यादातर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से, और लक्ष्मीकांत की बुक अगर आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते हैं तो ये सारे पॉइंट उसमें कवर हो जाते हैं। मान लीजिए इसमें 30 क्वेश्चन आते हैं तो 25 क्वेश्चन तो आप लक्ष्मीकांत की बुक से बना ही सकते हैं, और करंट अफेयर से मिला के तो आप इतना 25 क्वेश्चन तक तो बना ही सकते हैं इंडियन पॉलिटी से। याद रखिएगा, इंडियन पॉलिटी से मैक्सिमम लोगों के क्वेश्चन गलत होते नहीं है जो कि सीरियस स्टूडेंट है। आगे देखते हैं, जनरल इशू ऑन इन्वायरमेंट, बायोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। ये लिख तो दिया है कि डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, लेकिन आपको बता दूं सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन ही चाहिए होता है इसमें। ये लिख तो दिया है कि बहुत कॉमन इन्वायरमेंट के बारे में अगर आप जानते हैं तो भी आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन भाई कॉमन आदमी तो कॉमन चीज जान ही नहीं रहा है ना, वही तो बात है। अभी लोगों को पता ही नहीं है कि हमारे क्या क्या कर देने से इन्वायरमेंट का हार्म पहुंच जा रहा है, यही नहीं पता है तो फिर वो क्या है, वो तो स्पेशलाइजेशन ही है कि आप अब हमें तो कन्वेंशन पता रहना चाहिए, हमें पता रहना चाहिए कि इकोलॉजी में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं, बायोडाइवर्सिटी कितनी डाइवर्स है, कितनी तरीके से हो जाती है, फिर क्लाइमेट चेंज का क्या इशू है, कैसे होगा, कैसे रोका जाएगा, कैसे इसका असर सस्टेनेबल डेवलपमेंट में नहीं पड़ना चाहिए, कैसे ये एग्रीकल्चर को हार्म कर रहा है, कैसे ये एम्प्लॉयमेंट का हार्म कर रहा है, कैसे वो लोगों की लाइफ को हार्म कर रहा है।
तो ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। इसके लिए मैं जो सोर्स आप लोगों को रिकमेंड करना चाहूँगी, वो मैं रिकमेंड करूँगी शंकर आईएएस की एनवायरनमेंट की बुक, है ना? बाकी आप अपने कम्फर्ट के हिसाब से कुछ भी देख सकते हैं। मैं देखिए किसी भी बुक का, किसी भी संस्था का कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, ये मेरा अपना इंडिविजुअल वीडियो है। मैं जो चीज़ फ़ॉलो करती हूँ, मैं वो आप लोगों को बता रही हूँ। मैं जो किताबें पढ़ी हुई हूँ, जो मुझे समझने में कंफर्टेबल लगता है, अच्छा लगता है, जिसको जिसको पढ़ने में आपको परेशानी नहीं होगी, उसको बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे बहुत ही डिटेल में समझाया गया है शंकर आईएएस की बुक को। और उसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि वो जो संस्था है, वो यूपीएससी के लिए ही डेडिकेटेड है, तो वो उसी तरीके के मटेरियल को फॉर्म करती है। अभी तो क्या बहुत सारे नए-नए यूट्यूब चैनल भी आ गए हैं, बहुत सारे नई-नई संस्थाएँ भी अभी जो ओनली आईएएस है और एक आपका और कोई एक संस्था है जो आजकल बहुत अच्छा वो कंटेंट डाल रही है अपने चैनल वगैरह पे, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, अपने यूट्यूब चैनल पे इन सब चीज़ों के लिए। तो अब आप अपने कम्फर्ट के हिसाब से देख सकते हैं, लेकिन मैंने जो फ़ॉलो किया मैं वो आपको बता रही हूँ, क्योंकि एक बुक तो आप कितना भी यूट्यूब चैनल देख लीजिए, आप कितने भी कुछ भी कर लीजिए, लेकिन एक बुक तो चाहिए रहती है ना कि जिसमें आपको चीज़ें डिटेल तरीके से बताई जा सके, जिसको पढ़ के आप खुद चीज़ें आप वीडियो देख के एग्ज़ाम क्वालीफाई नहीं कर सकते हैं, ये सत्य है ना? आप वीडियो देख सकते हैं अपनी हेल्प के लिए, आप क्लास ले सकते हैं अपनी हेल्प के लिए, आप लेक्चर सुन सकते हैं अपनी हेल्प के लिए, लेकिन पढ़ के ही आपका एग्ज़ाम क्वालीफाई हो सकता है। अदरवाइज़ अगर किसी स्टूडेंट के मन में ये है कि नहीं हम वीडियो देख के क्लास क्वालीफाई कर लेंगे, हम वीडियो देख के एग्ज़ाम क्वालीफाई कर लेंगे, तो वीडियो देख के कोई एग्ज़ाम क्वालीफाई नहीं कर सकता है। वीडियो देख के आपको सिर्फ़ एक हेल्प मिल सकती है। आप वीडियो के माध्यम से अपनी मदद ले सकते हैं, है ना? कि जो अब देखिए जो इंसान फिज़िकली कोचिंग अटेंड कर रहा है, कोई भी किसी भी कोचिंग संस्था से जुड़ा हुआ है, अगर वो कोचिंग संस्था अच्छी है, मतलब अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रही है, आपको एकदम कॉम्पिटिशन के लाइन में ले जा रही है। अब ऐसे नहीं कि आजकल तो क्या हर कोई ऐसे खोल के बैठ जा रहा है कि भाई हम यूपीएससी ही पढ़ा रहे हैं, तो उस तरीके से नहीं। लेकिन अगर आप किसी ऐसी अच्छी संस्था से जुड़े हुए हैं कि आपको अच्छा मटेरियल प्रोवाइड कराया जा रहा है, अच्छी नॉलेज दी जा रही है, तो आपको कोई वीडियो भी देखने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना क्लास करिए, बुक पढ़िए, आपका सिलेक्शन वैसे हो जाने वाला है। अगर आप थॉरली पढ़ेंगे तो। ऐसा नहीं है कि बस क्लास करने से और पढ़ने से ही सिलेक्शन होता है, वो भी बात नहीं है भाई। बहुत मेहनत लगती है सेलेक्ट होने में, है ना? चलिए, आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जो हमें पढ़ना है वो है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट की भारत का इतिहास और इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है वो उस तरीके से हमको पढ़ना है। इसके लिए आपके के पास 3 बुक है, जिसमें कि जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपको पढ़ने की है वो आपके की वो है स्पेक्ट्रम की होगी मॉडर्न हिस्ट्री। आप लोगों को पता है छोटी-सी बुक है छोटी-सी नहीं मतलब छोटी साइज़ में है, बाकी है 700-800 पेज की बुक है, बट उसमें देखो 700-800 पेज पढ़ने नहीं है, है ना? वो बेशक ही इतनी मोटी बुक है बट आपको लगभग-लगभग 500 पेज उसमें से पढ़ने हैं, उससे ज़्यादा पेज तो उसमें पढ़ना भी नहीं है, लगभग-लगभग मैं बता रही हूँ। 5 साढ़े 500 मतलब 500 तो बस 500 में खत्म ही कर लो। साढ़े 500 बहुत हार्डली जो पीछे के पॉइंट दिए गए हैं, उसमें हो सकता है कि आप लोगों को पढ़ना पड़े। बाकी बस मतलब साढ़े साढ़े 700 अगर पेज है तो उसमें 5 साढ़े 500 पेज ही पढ़ना पड़ता है और वो बहुत छोटी-सी बुक है, तो पहली बार में तो नहीं, लेकिन अगर आप उसको 7-8 बार पढ़ चुके हैं तो आपको बहुत कम मुझे लगता है 2 से 3 दिन 2-3 दिन तो बहुत है, 1 दिन में भी लोग कंप्लीट कर चुके हैं जो उसको अच्छे से हाइलाइट करके अच्छे से पढ़े हुए हैं, क्योंकि फिर आपको हाइलाइटेड पोर्शन ही पढ़ना पड़ता है ना? देखिए, आपको किसी भी चीज़ की नोट्स बनाने की बहुत जल्दी ज़रूरत नहीं है, नोट्स तभी बनाइए जब आपको ये कॉन्फिडेंस रहे कि आप उसको कंसाइज़ करके बना सकते हैं। दूसरी किताब छापने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, उसमें टाइम वेस्ट मत करिए, उससे अच्छा है अगर आपको लिखने का ही शौक है तो उससे अच्छा है कि आप मेंस की आंसर राइटिंग करिए। जो टॉपिक आप पढ़े उसी टॉपिक का क्वेश्चन लीजिए, कुछ क्वेश्चन ऐसा नहीं कि बड़ा मेंस का ही क्वेश्चन लेना है, कुछ नहीं, बस ये एक्सप्लेन दिस टॉपिक, यही सिर्फ आंसर डाल के उस टॉपिक को एक्सप्लेन आप कर दीजिए अपने लैंग्वेज में, चाहे देख के कर लीजिए, चाहे बिना देखे कर लीजिए, चाहे कुछ पॉइंट देख लीजिए उसके, कुछ पॉइंट देख के अगर आपको पहले बहुत इनिशियली स्टेज पे हैं, तो कुछ पॉइंट देख के उसको लिख लीजिए, उसी पॉइंट को एक्सप्लेन कर दिए। तो इससे क्या होगा कि आप एक दूसरी बुक नहीं लिख देंगे पहली, दूसरी आपका मेंस की आंसर राइटिंग भी साथ के साथ होती जाएगी, वो आपको पता नहीं चलेगा कि कई बार ऐसा होता है ना कि हम पढ़ते हैं और हमें पता नहीं चलता है कि हम अच्छा पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन हम पढ़ रहे होते हैं और वो चीज़ हमें काम भी आती है। तो वो है कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है, सिटिंग देना ज़रूरी है अपने स्टडी टेबल पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जनरल साइंस है। जनरल साइंस हमें पढ़ना है जो कि करंट अफेयर से कवर होता है और इसके लिए किसी विशेष संस्था की कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर आप लोग चाहें तो
किसी भी एक ऐसी संस्था जो कि यूपीएससी के लिए डेडिकेटेड है, वहाँ से आप ये टॉपिक कवर कर सकते हैं। बाकी जो मंथली मैगज़ीन आती है उसमें जो साइंस का पोर्शन होता है ना, उसमें जो साइंस एंड टेक का पोर्शन होता है, वहाँ से आप इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। ओके? चलिए प्रीलिम्स के बारे में, प्रीलिम्स के फर्स्ट पेपर के बारे में अच्छे से बात हो गई। अब चलिए सेकंड पेपर के बारे में देखते हैं कि सेकंड पेपर में क्या-क्या पूछता है। तो पहला तो नोट में यही लिखा है कि दिस पेपर विल बी क्वालिफाइड इन नेचर विथ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फिक्स्ड एट 33%। लेकिन भाई साहब इसको क्वालिफाई ही नहीं कर पा रहे हैं मैक्सिमम लोग इसको क्वालिफाई कर ही नहीं पा रहे हैं। अभी 2023 का कट ऑफ आप देखिए 75 पॉइंट समथिंग 76 मार्क्स गया है, 76 क्वेश्चन नहीं 76 मार्क्स गया है कट ऑफ यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का। कि पहले तो जीएस पेपर का क्वेश्चन का जो टफनेस है वो बढ़ गई है। सेकंड ये जो सेकंड पेपर है ना अपना सीसेट का, इसको लोग क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। सोचिए लोग कहते हैं कि अच्छे-अच्छे मतलब अच्छे-अच्छे आईआईटीएंस की हालत खराब हो जा रही है ये सिर्फ सीसेट का पेपर करने में। तो आप लोग सोचिए कि ये कुछ ऐसा नहीं है, इसमें बहुत मिनिमम मार्क्स लाना भी आप सोचिए 75 अगर मार्क्स चाहिए तो कितना नंबर चाहिए? हाँ, 30-35 क्वेश्चन अगर आप टच कर ले रहे हैं, 30-35 तो बहुत हो गया। मुझे लगता है कि एक क्वेश्चन पे 2 नंबर है अगर आपके पास 100 नंबर है, तो 30 क्वेश्चन करने पे आप 60 नंबर पाते हैं। तो 30-35 क्वेश्चन आप अगर पा रहे हैं, 40 क्वेश्चन अगर आप कर पा रहे हैं, लगभग सही क्वेश्चन अगर आपने 40 अटेम्प्ट कर लिए, है ना? तो आपका आप एग्ज़ाम क्वालीफाई कर पा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इतने जीएस पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं जो इस तैयारी में लगे हुए हैं, इतने बेहतरीन स्टूडेंट हैं, जो टीचर बन रहे हैं वो भी तो कभी स्टूडेंट ही थे। वो भी तो दे ही रहे हैं एग्ज़ाम, वो भी तो क्वालीफाई किए हैं, प्री मेंस क्वालीफाई किए हैं, इंटरव्यू तक गए हैं, इंटरव्यू में नहीं हुआ है तो फिर वो उनको नेक्स्ट करियर ऑप्शन टीचिंग का छाँटना पड़ा है, वो इतना बेहतरीन पढ़ा रहे हैं। तो जीएस में तो मास्टर होंगे सब, लेकिन क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या वो 75 नंबर लाने के उसमें नहीं है, 40-80 नंबर लाने के नहीं है, लेकिन क्या है सीसेट का पेपर क्वालीफाइंग करना टफ हो जा रहा है लोगों के लिए। और कभी है कि सीसेट में हम बहुत फोकस कर दिए तो 1-2 मार्क्स से इसमें रह गए, लेकिन फिर इंसान जज तो ये इसीलिए हो जाता है ना कि भाई सेलेक्ट नहीं हुआ तो पढ़ाई नहीं होगा। चलिए वो सब तो बातें की बात है, लेकिन आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आपका क्या है कि मैक्सिमम क्वालीफाइंग मार्क्स होना चाहिए 33%, जो कि अगर आप 27 क्वेश्चन सही कर लेते हैं, 27 से 28 क्वेश्चन, तो आप ये मार्क्स पे पहुँच जाते हैं, लेकिन वहीं तक नहीं पहुँच पा रहे हैं ज़्यादातर लोग। तो पहला क्या है कॉम्प्रिहेंशन। अब देखिए कॉम्प्रिहेंशन अगर ये पॉइंट आ गया ना, हर साल प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में 27, 25 से 28 क्वेश्चन सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन से आते हैं। और कॉम्प्रिहेंशन क्या है? एक पैरा आपको दिया रहेगा, उसी को पढ़ के उसी का क्वेश्चन दिया रहेगा, वही आंसर आपको करना है। और 27 से 28 मतलब 25 से 27 के रेशियो में यही दिया, सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन ही आता है। तो सोचो कि मैथ की तो बात ही छोड़ दो, कॉम्प्रिहेंशन की भी प्रैक्टिस अगर कर ले आदमी और इंटरपर्सनल स्किल को इंक्लूड कर ले, कम्युनिकेशन स्किल को इंक्लूड कर ले, तो भी क्वालिफाई कर ले। लेकिन वो चीजें इतनी टफ हो जा रही है ना कि उसको क्वालिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इसकी बार-बार प्रैक्टिस करिए। इसकी प्रैक्टिस ही बस इसका सॉल्यूशन है। और कोई कोचिंग, कोई संस्था, कोई किताब कुछ नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लीजिए, उसको प्रैक्टिस करिए और कुछ इसका सॉल्यूशन नहीं है। दूसरा क्या है इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल। तो आपको इंटरपर्सनल स्किल आनी चाहिए तो कैसे आएगी? तो आप पहले क्वेश्चन देखिए कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, उसका क्या आंसर आ रहा है, किस तरीके के उसको आंसर देखी जा रही है। कुछ यूट्यूब पे बहुत अच्छे-अच्छे वीडियो पड़े हुए हैं, वहाँ से आप थोड़ी बहुत हेल्प ले लीजिए और इसकी प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट क्या है? लॉजिकल रीजनिंग है, लॉजिकल रीजनिंग है एंड एनालिटिकल एबिलिटी है। ये एक ऑप्शन है, यहाँ से कुछ क्वेश्चन भी बन जाते हैं। ये जो क्वेश्चन है डिसीजन मेकिंग एंड द प्रॉब्लम सॉल्विंग, ओके। तो ये क्वेश्चन तो मैक्सिमम मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, मतलब देखो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते रहो, लेकिन अब कोई आपको एक सिचुएशन दे देगा, उसमें आपको बोलेगा कि आपका डिसीजन क्या है। अब फिर अगर प्रैक्टिस नहीं हुई है तो हमें पता ही नहीं है कि हमारा डिसीजन क्या है। भाई हम तो अपने बुद्धि के हिसाब से डिसीजन ले लेंगे, लेकिन एक सिविल सर्वेंट क्या डिसीजन लेगा, उसको उस तरीके की ट्रेनिंग मिलेगी, उस तरीके का। ऐसा थोड़ा है कि हम अभी प्रिपरेशन में ही हैं और हम पूरा एकदम अधिकारी बन के पूरा डिसीजन लिए जा रहे हैं, वैसे तो नहीं हो सकता है ना। तो ये इसके लिए भी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन को। उसके बाद नेक्स्ट क्या है बेसिक न्यूमेरिक
नंबर एंड देयर रिलेशन, ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड एटसेट्रा, क्लास 10th लेवल। बहुत ही झूठ लिखा हुआ है ये, जो हालांकि यूपीएससी के सिलेबस में यही चीज लिखी हुई है, लेकिन आप जब मैथ देखेंगे इसका ना, नंबर सिस्टम तक तो चलिए ठीक है, लेकिन ये सब जो लिखा है कि सिर्फ क्लास 10th लेवल तक का मैथ आता है, तो भाई क्लास 10th लेवल का मैथ आता ना तो बहुत लोग यही मैथ ही कर करके निकल गए होते। उसके बाद देखिए जनरल मेंटल एबिलिटी से कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो जनरल मेंटल एबिलिटी से कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो इसका भी वही है, प्रैक्टिस ही सोल्यूशन है और कुछ सोल्यूशन नहीं है। उसके बाद आपका डीआई हो गया, डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया, ये भी क्लास 10th के लेवल पे बताया है। तो ये सारे पॉइंट हैं आपके जो कि सी सेट में करने हैं। देखो सी सेट क्वालिफाई करना बहुत टफ नहीं है ना। अगर आप प्रैक्टिस कम से कम 10 साल के पेपर को कम से कम 100 बार प्रैक्टिस कर लिए, तो ये पेपर आपका क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन फिर वही है कि 100 बार प्रैक्टिस करेगा कौन, जो करेगा उसका क्वालिफाई होगा, किसी का बिना प्रैक्टिस किए क्वालिफाई नहीं होगा। यही बात सत्य है और कुछ सत्य है नहीं, है ना। तो ये हो गया हमारा प्रीलिम्स का पूरा कि कैसे कैसे प्रीलिम्स पढ़ना है और कैसे प्रीलिम्स में क्या 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 चीज़ों को नोट करना है और कैसे कैसे हमको उसको आगे लेके जाना है। अब मेंस एग्जामिनेशन है और मेंस एग्जामिनेशन का क्या प्रोसेस होता है ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ओके, चलिए तो आज अपनी क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं और देखते हैं कि कितना किस तरीके से हम मेंस को प्रिपेयर करेंगे, ये हम आगे अपनी आगे वाली वीडियो में देखेंगे। उसमें कितने पेपर होंगे। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा इस वजह से हो गया है कि मैंने बहुत ही डिटेल तरीके से आप लोगों को समझाया है कि नहीं कैसे हमें पढ़ना है और उसका प्रीलिम्स कैसे क्वालिफाई किया जा सकता है और उसके सोर्स क्या क्या हैं। आप लोग हमें अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखिए और थोड़ा चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, थोड़ा चैनल का व्यू बढ़ाइए ताकि हम लोग भी थोड़ा अच्छा प्रेजेंटेशन आप लोगों के पास दे पाएँ और अच्छी अच्छी क्वालिटी की चीज़ें आप लोगों को ले पाएँ। क्योंकि फिर वही होता है कि अगर आप लोगों के हिसाब से चैनल को इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल पाता है तो फिर यही है कि फिर अपना भी कंटेंट का क्वालिटी लूज होता है, कि ये होता है कि चलो यार कितने देखने वाले ही हैं, वो उसी तरीके से बना देते हैं, है ना। तो कंटेंट की क्वालिटी अच्छी तो हम लोग करने में लगे हुए हैं, लेकिन आप लोग भी अपना सपोर्ट बनाए रखिए। और आप लोगों को और किस किस चीज़ की वीडियो चाहिए वो हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, इसी तरह हमारे साथ बने रहिए।